नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2 बार क्वालिफ़ाई किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखी की जाती है। आप किस तरह से एक बढ़िया स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखें ताकि उसमें सभी डायमेंशंस को टच करे और एक होलिस्टिक आंसर बनाने की कोशिश। मैं आपको आज पूरा एक बार डायग्राम या जो क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ ऐड कर सकते हैं और कैसे इंट्रो का क्या फ्लो होना चाहिए, मेंस बॉडी में क्या होना चाहिए, मेन जो भाग होता है, मुख्य भाग होता है, उसमें क्या लिखना चाहिए और तीसरा जो निष्कर्ष है उसमें क्या करना है। ठीक है, तो हम तीनों सेक्शनों पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम तो ट्राई करेंगे कि सब चीज़ों को अच्छे से सुनिश्चित करें और कैसे एक बैलेंस्ड, एक संतुलित आंसर लिखें जिससे कि एक लास्टली इम्प्रेशन रहे एग्जामिनर का, वो एक पॉजिटिव रहे कि आपने जो टॉपिक थे, जो मेन मुद्दे थे, उनको आपने डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करें। पहली बात तो परिचय, जैसे जो भी क्वेश्चन आए उसका परिचय। मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन आगे 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। एक 10 वर्ड का है और एक 10 नंबर का है और दूसरा 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम दोनों उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, हर चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और मैं ट्राई करूँगा कि अभी आपको एक बेस या आपको एक 0 लेवल का ट्राई कराता हूँ, फिर अपन एक एडवांस लेवल तक जाएंगे कि मैं ट्राई करूँगा कि बहुत और भी क्वेश्चन है जो टफ़ क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, वो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, मैं उनको भी डिस्कस करके आपको बता दूंगा। जो आपको जितना भी टफ़ लगे, कुछ ओपन हैंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल स्टेटमेंट दिखा ले, पीछे चर्चा कीजिए, तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या लिखना है। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, मैंने भी ट्राई किया है और मैं और भी आगे आने वाले टाइम में और भी ऐड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेके सीधा टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। परिचय क्या है? देखो, कोई क्वेश्चन है उसमें परिचय 3 टाइप से लिख सकते हैं। पहला है कि डाटा या सूचना दे दो कि जो भी, जैसे मान लो डाटा सूचना क्या होगा कि भारत में भूखमरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या स्वास्थ्य के इंडिया, तो जो भी, चाहे शिक्षा से रिलेटेड है या कभी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो आप डाटा लिख सकते हैं कि भारत में इतने लोग जो साइबर या इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो चैलेंजेस कुछ बड़ा है, उस टाइप में अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा, जैसे संघवाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, प्रतिनिधि लोकतंत्र से रिलेटेड कुछ पूछा जाए या कभी सांप्रदायिकतावाद से पूछा जाए, कभी क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षता, जो ऐसे बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड विधि का शासन हो गया। या इसके अलावा जैसे हम बात करें टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, तो हम लोग उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस टॉपिक के बारे में क्या बात कर रहा था, तो वो एक ऐसा होता है। या फिर संदर्भ दीजिए। संदर्भ में क्या होता है कि हाल ही में कोई रिसेंट कुछ घटना हुई है, हाल ही में कोई कुछ घटना हुई है या किसी चलते न्यूज़ में रहा है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मोटा मोटा 3 टाइप की होती हैं जिसको हम इंट्रो में, बट ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ के अंदर, कभी कभार हम इसमें कोट्स भी कर सकते हैं, कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये भी एक तरीका है। ठीक है, कोट्स, बट ये हमेशा ध्यान रखिए कभी भी परिचय में आप है ना क्लोजिंग स्टेटमेंट ना डालिए, जैसे ये होगा तो वो ऐसे होगा या ऐसे करता है, ये ऐसा नहीं आना चाहिए। आप एक क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे कि सामने वाले में क्यूरियोसिटी आए, उसमें एक उत्सुकता आए। क्या आनी चाहिए? उत्सुकता आनी चाहिए और आपके क्वेश्चन में झलकना चाहिए कि आगे क्या लिखने वाले हो, मतलब थोड़ा बहुत एक उत्सुकता। आप बोलोगे ये कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुछ टॉपिक्स, उसी से रिलेटेड ही आप भूमिका बनाइए। अगर आपको डिफाइन करना है तो उस हिसाब से कुछ, अगर कोटेशन डाल रहे तो कोटेशन उसी टोन में डालें जिसमें उसका मुख्य बॉडी हो। मेन टारगेट ये रहे ताकि उसमें उत्सुकता रहे कि अच्छा इसमें और क्या लिखा है, तो उस टाइप में लिखें। तो फर्स्ट पहला है कि परिचय कभी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा, ये होगा, नहीं। एक वे फॉरवर्ड टाइप नहीं, सॉरी, एक कंटिन्यूटी बताए कि यहाँ से अभी वो होता है ना वार्म अप टाइप, कि हमने थोड़ा बहुत कुछ बता दिया है लेकिन मेन बात तो आगे है। जैसे मान लो कभी पूछे कि संसदीय विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप इसमें आर्टिकल लिखो कि इसके अंदर संसदीय विशेषाधिकार इनका वर्णन किया गया है जो भारतीय संविधान के इस भाग में। तब आप पता है इसमें क्यूरियोसिटी, अच्छा भाग में लिखा हुआ, इस भाग में लिखा हुआ, इस आर्टिकल में, तो आगे क्या होगा। तब आप बताओगे नहीं, सामूहिक में ये है, व्यक्तिगत में विशेषता का ये, उसको डिस्क्राइब करो।
तो दैट्स, देखो पॉइंट ऐसा समझ में आना चाहिए कि हम लोग उत्सुकता भी रखें और परिचय ओरिएंटेड हो कि अभी तो बात शुरू हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना मुख्य भाग। हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुख्य भाग में क्या लिखना है और मुख्य भाग को कैसे प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। फिर मुख्य भाग में हम लोग अभी जो डिस्कशन के रिलेटेड अभी मैं बता देता हूँ, एक पेज पे बता दूंगा किस टाइम। देखो पहला ये है कि मुख्य भाग में है ना प्रासंगिक और प्रभावी शीर्षक बनाए और उसमें उप शीर्षक बनाए। प्रभावी इसमें जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि विशेषाधिकार, तो आप विशेषाधिकार लिखो, ठीक है। फिर इसमें लिखो कि व्यक्तिगत कौन से विशेषाधिकार है, ठीक है। और फिर सामूहिक क्या है, ठीक है। ये हमने दोनों डिस्कस कर दिया। फिर इसमें लिस्ट बनाओ कौन कौन सी चीज़ें ये, फिर उसमें उदाहरण लिखो कि ये विशेषाधिकार इसका उदाहरण। तो कुल कॉपी अगर मान लो आपकी यूँ है, हमेशा ट्राई करें। ये आपका इंट्रो हो गया 3 लाइन में, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो। फिर यहाँ हेडिंग बनाओ इसमें कि जो भी हेडिंग थी वो हो गया, बड़ी वाली हेडिंग बनाओ अच्छे से, या अंडरलाइन कर दो या ऐसा बॉक्स बना दो। फिर पॉइंट 1, ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना, यहाँ पे एक छोटा सा गैप रखें ताकि दिखे। फिर पॉइंट लिखो कि ये पॉइंट हो गया, और वो भी एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लिखो जैसे, या लिखो उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए लिखने की जरूरत है, उदाहरण के लिए इतना लंबा नहीं, उदाहरण का भी उदा, ठीक है। फिर दूसरा, फिर ये पॉइंट, फिर इसमें उदाहरण, फिर तीसरा पॉइंट, 3, ये इस तरह से क्या आंसर लिखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए ये आपके कॉन्सेप्ट की आंसर इस टाइप में होना चाहिए। और मैक्सिमम डायमेंशन को ऐड करना है, कितना अधिकतम डायमेंशन को ऐड करने का क्या मतलब है। देखो किसी भी सब्जेक्ट का रिलेटेड टॉपिक्स हो, लेकिन आप उसमें डायमेंशन ट्राई करो कि मैक्सिमम ऐड करें, ठीक है। मैक्सिमम डायमेंशन का इंसेंस, जैसे मान लो अभी ये हमने इसमें तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर हाँ इसी को अगर एक पॉइंट है कि संहिताकरण करने की बात चलती रहती है काफ़ी बार। तो संहिताकरण की बात करें तो इसमें देख बताओ कि कभी जैसे संहिताकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो संहिताकरण की आवश्यकता जो चैलेंजेज है कि जो उनके पास अधिकार है उन या विशेष अधिकार है उनको कैसे मिसयूज किया जाता, उनके एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल। कभी संसद के अंदर बैठ के कुछ गलत बोल रहा है, कभी किसी गतिविधि से रिलेटेड गड़बड़ हो रहा है, कभी जो रियल में प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कुछ डिस्ट्रप्शंस हो रहा है, या कभी कभार जो एक्ट है या जो बिल पेश की जाते हैं उनकी रिलेटेड हो गया है, या फिर कभी कभार उनकी जो अटेंडेंस है उनसे रिलेटेड हो गया कि इतनी अटेंडेंस अच्छे से फुलफिल नहीं हो पा रही है उससे। तो मतलब एक डायमेंशन रखो कि भाई कैसे विधायी प्रक्रिया को हम बहुत स्मूथली और बहुत स्ट्रांगली कंडक्ट करवा पाते हैं, ये कैसे सुनिश्चित है, उससे रिलेटेड जो इश्यू आते हैं सबको डायमेंशन में डालो, कोशिश ये करो। यही जैसे आप बाकी सेक्शन में देखो तो अभी मान लो अगर इकोनॉमी में कुछ है तो आप उसको सोसाइटी के साथ भी कनेक्ट करो कि सोसाइटी में अगर मान लो इकोनॉमिकली रिलेटेड ये चैलेंज आएंगे तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल डालने की कोशिश करो जिसमें कि बहुआयामी आंसर बने। तो टारगेट ये रखो। और अगर मैं आपको भी इसी 10 नंबर वाले क्वेश्चन में मिनिमम 5 पॉइंट होने ही चाहिए। अगर मान लो 2 सेक्शन पूछा हुआ, अगर एक सेक्शन पूछा कम से कम 10 पॉइंट, ये कंपलसरी है। 5-5 ये आप ऐसे करो, 10 क्वेश्चन तक तो 10 पॉइंट तक डालो। अगर मिनिमम से ही मिनिमम अगर करो तो 7 पॉइंट ज़रूर डालो। अगर 2 सेक्शन में तो 3 और 4 ऐसे डाल दो, मिनिमम इतनी डालनी है। और ये भी डिपेंड करता है, मान लो आपने पक्ष विपक्ष पूछ रहा है तो पक्ष में अगर मान लो वो पॉजिटिव चीज़ है तो उसमें, अगर गलत चीज़ है तो उसके विपक्ष में, ठीक है, जैसा भी उस हिसाब से, ठीक है। फिर निष्कर्ष क्या हुआ, समाप्ति आधारित होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो आपको बोलना था वो ख़त्म हो चुका है। वो भी कुछ ऐसे था कि मान लो कुछ आपको चेंज करना हो, अभी तक हुआ नहीं तो बोलो चुनौती दो कि ऐसा होगा तो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ऐसा था ना कि सुधार की आवश्यकता है। और वो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए बोलो, वो चीज़ें डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है, कौन सी चीज़। अब मान लो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जो आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है क्या वो अपनानी चाहिए। अपने यहाँ पे संसदीय है, लेकिन फिर बोलने के लिए है कि हमारे यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं रहती है, दल बदल चलता है, ये वो, ये खतरनाक, ऐसा नहीं। क्योंकि संसदीय व्यवस्था को हमारे अपनाने के पीछे की आपको कहानी पता होनी चाहिए और वो ऐसे क्यों है
इसकी हिसाब से आपको फिर लिखना है कि हाँ कुछ चीज़ें इसकी अच्छी है, लेकिन हमारे संविधान संशोधन की संविधान निर्माताओं ने ये पॉइंट पे डिस्कस किया था, तो उनको पाया गया कि संसदीय समिति संसदीय व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये भारत में उत्तरदायित्व को स्टेब्लिश करते हैं। हमें ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए रेदर देन कि हमें स्टेबिलिटी या एक स्थायी सरकार चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमें चुनौती कब देनी है ये भी हमेशा ध्यान रखना। दूसरा है आशावादी। जैसे मान लो कि कुछ चेंज करना है बात, आपको सुधार, जैसे मान लो लास्ट में सुधार वाला, तो फिर उसको कनेक्ट करो। या क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है कि जिसमें सुधार वाली चीज़ें, तो बोलो कि ये करेंगे तो हमारे ऐसा ऐसा अच्छा होगा। जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, तो लास्ट में लिखेंगे कि ये तकनीकी का उपयोग करके इन डायमेंशन काम करें, तो बोलेंगे ये डायमेंशन काम करके ऑल ओवर सोसाइटी में, ऑल ओवर पब्लिक लाइफ में कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लो। फिर लास्ट है सुधार आधारित, कि हम लोग बोलेंगे कि कुछ चीज़ें हुई है लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है, हमें वो करने की ज़रूरत है, कि ये सुधार करेंगे तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप में आपका 3 टाइप से मोटे मोटे आप लिख सकते हैं चुनौती। एक आशावादी कि आगे ये होना चाहिए भविष्य में, भविष्य की गर्त में कुछ है उस टाइप में। और तीसरा है कि सुधार आधारित, कि सुधार करेंगे तो उसका परिणाम क्या रहेगा, वही, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या डील करना वैसा। अब हम एक दो एग्जाम्पल ले लूँगा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस करूँगा और इसमें हम देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोत है, स्रोत से में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी अपने को पता है क्या डिस्कस करना। पहला ये है कि शैलकृत पूछा है, शैलकृत है स्थापत्य, ठीक है, ओके। हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शैलकृत स्थापत्य पूछा है, और इसने क्या बोला है, ये वन ऑफ द, क्या है, वन ऑफ द सोर्स, नॉट ओनली सोर्स। ये केवल मात्र सोर्स नहीं है, ये कुछ स्रोत और है, उनमें से एक है। ये क्लियर होगी, ये बात आपको ध्यान में समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर बोला गया है कि शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के प्रति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। फर्स्टली अगर इंट्रो लिखोगे तो हम लोग इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, या तो ये लिखो कि इतिहास और कला के स्रोत क्या क्या है, हम इंट्रो में ही ये कर सकते हैं। अगर मेन बॉडी पे ज़्यादा फोकस करना है तो इंट्रो, इसमें इनडायरेक्टली यही लिखो कि साहित्य है और कला के दूसरे रूप भी है, वो कौन कौन से रूप है, या जो इनके रिलेटेड जो भी है नॉलेज वगैरह, उनके बारे में लिख दो। पुरातत्व, जैसे मान लो मूर्ति कला है, या फिर जो सिक्के है, या फिर साहित्य है, इनसे रिलेटेड बात लिखो कि भारतीय इतिहास जो अभी बनाया हुआ है वो कई स्रोतों से लिया गया है, जिसमें ये ठीक है, ये हो गया पहले। लेकिन इसके साथ साथ ये है कौन सी, शैलकृत स्थापत्य। फिर आप शैलकृत स्थापत्य की बात करेंगे कि शैलकृत स्थापत्य कैसे ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोत है। तो फिर हेडिंग लगाओ, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के स्रोत के रूप में, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तत्कालीन समाज का प्रतिरूप, तो जैसे दूसरा तकनीकी विकास, जैसे कैलाशनाथ, जैसे तत्कालीन समाज का प्रतिरूप किसमें, एलोरा, और उसमें कईयों में भित्ति चित्र भी देखने को मिलता है, वो वाला हो गया। फिर लिखो कि इसके अलावा क्या क्या होगा, तकनीकी विकास, क्या बताया कि भाई इतिहास और कला स्रोत है ना, इतिहास और कला के स्रोत के, इतिहास के, और क्या, राजाओं का जिक्र, जैसे वो कि
साम्राज्य की जानकारी। देखो इतिहास और कला में क्या क्या चीज़ें होती है, उन पॉइंट को कनेक्ट करते जाओ कि ये होता है, ये तकनीकी विकास के बारे में हो गया। तो जैसे कौन सा एक जो नाम क्या राष्ट्रकूटों के द्वारा ये इसी को ही निर्माण कराया गया हो, या फिर नाम क्या है इनका जो अशोक ने भी किया था, आजीविक संप्रदाय का जो नाम क्या बनाया था, गुफाएं बनाई थी आजीविक संप्रदाय, वो लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी एग्जाम्पल है जिसमें आप हिस्ट्री समझ जाएंगे, हिस्ट्री में स्रोत क्या क्या है, जिसके डिफाइन पे हम लोग आज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये हिस्ट्री में वहाँ पे ये हुआ होगा, ये होगा, जो भी। ठीक है, पहले ये पॉइंट कितने पॉइंट है, क्योंकि ये एक टॉपिक ही है तो एटलीस्ट 7 पॉइंट लिखो, मिनिमम 7 पॉइंट लिखो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसमें इतना तो पूछा ही है, तो इसमें लास्ट में क्या डिस्कस करना है। तो डिस्कस मतलब आपको बताना है कि अच्छा यहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती है और ऐसा ऐसा है। ठीक है, फिर बताया कि प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसको लिखो, ये अपने से ही टॉप बनाओ कि ये अब जैसे अभी आने वाले टाइम में भी कुछ प्रासंगिकता टाइप पे लिख दो, प्रासंगिकता टाइप, ये ना केवल तत्कालीन भारतीय परिदृश्य को लेकिन आज की जो भी है ना उसके एडवांसमेंट को भी दिखाते हैं। ठीक है, एडवांसमेंट के कैसे कि ये आज भी हमारे उसके लिए क्या आधारशीलता रखता है, आधारशिला रखती है कि जो है उसको आज जो हम लोग जितने भी मकान या स्थापत्य कला में काम करते हैं वो आज उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे कि हम लोगों ने और क्या डेराइव किया हुआ है, तो वो भी आप अपने लेवल पे देखो थोड़ा सा। और हिस्ट्री से जो ऑप्शनल वाले होंगे वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि हिस्ट्री के जो स्रोतों का कितना है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में क्या योगदान है, तो उस टाइप में हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, मेटा मोटा इसके बारे में ही लिखना था और ये लिख के ख़त्म करना। डिस्कस करना है मतलब उसके बारे में बताना, अब अपन बैठे आपस में बैठ के कि अच्छा ये पॉइंट कितना सही है, ये सही है, ऐसा डिस्कस करना है। तो हम लोग फिर उसको बता दें, थोड़ा बहुत इसको अगर कोलेबरेट करना है तो बता सकते हैं कि ये कैसे आपस में कनेक्ट है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आप अगर स्थापत्य कला में तत्कालीन धार्मिक सौंद का देख सकते हैं, और जो भी उसमें कई चीज़ों का जैसे स्थापत्य जो भी ये नाम क्या जो सेलकृत बनाए हुए, इसमें ये भी पर्सपेक्ट कभी किसी का वीणा या कौन सा धार्मिक यंत्र बज जाते थे, या फिर कौन से गहने पहनते थे, कैसे वेशभूषा थी, वो सभी अपन एग्जाम्पलों में देख सकते हैं ना सभी में। तो वो सभी या तो भित्ति चित्र में देखता है या फिर वो सेलकृत में बताए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल दिखाते हैं कि तत्कालीन कला का रूप कैसा था और हिस्ट्री का क्या एक रेगुलर कनेक्टिविटी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताए, लेकिन आप जैसे एनालिसिस करोगे इस लेवल पे तो आपको समझ में आ गया क्या क्या लिखना। दूसरा क्वेश्चन हमने जो 250 वर्ड वाला लिया है, तो इसमें कम से कम 10 पॉइंट, मिनिमम 10 पॉइंट, अगर उसमें 7 है तो इसमें मिनिमम 10 पॉइंट तो होने ही चाहिए किसी भी सूरत में। तो आप मतलब फिर आप एक बेसिक जो चीज़ें ना उसको क्लोज करें। लेकिन 15 में तो 15 अगर पॉइंट लिखते हो तो और बहुत शानदार है, मैक्सिमम मार्क्स तभी आएंगे आप। फिर लिखा शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। ठीक है, शहरी क्षेत्र है उनमें बाढ़ आ रही है, वो जलवायु प्रेरित आपदा है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, इसको मैं अच्छा ये साथ में ही जाएगा। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि, चलो इसको यहीं समझा देता हूँ। देखो शहरी क्षेत्र है तो ये क्या है, जलवायु प्रेरित है, ये एक पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जलवायु प्रेरित ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपदा के कारण बताओ, तो आपको कुल मिला के बाकी कारणों को शामिल करते हुए जलवायु वाले पे टॉपिक पे फोकस करना है। यहाँ पे पहली क्वेश्चन है तो उसकी चर्चा करनी है। पहले कारण तो कुछ बाढ़ उभरती हुई शहरों के क्षेत्र में कैसे है, मैंने तो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करो, शहरी बाढ़ क्या होता है वो बता दो थोड़ा सा, या फिर डाटा बता दो। ये तो बाढ़ क्या है उससे ज़्यादा तो कंटेक्स्ट ज़्यादा प्रभावी होगा कि हाल में चेन्नई में हो, या हाल में बेंगलुरु में हो, या हाल में दिल्ली में हो, देखिए। ठीक है, सेकंड फिर लिखो आपदा के कारण, तो उसमें जलवायु परिवर्तन वाला उसको अच्छे से दिखा। पिछले 2 दशकों में आई 2 प्रमुख बाढ़ों, तो 2 कितने दशक, 2 दशकों मतलब 20 साल पहले में से कोई जो
तो ये अभी चेन्नई और ये दोनों लेटेस्ट बहुत खतरनाक बाढ़ थी उसकी, तो उसकी विशेषता लिखो, ठीक है। अभी उसकी विशेषताएं लिखो, विशेषताओं में क्या आएगा, बाढ़ की विशेषता मतलब क्या हानि रही, किस टेंडेंसी से आई है, या उसका क्या पैटर्न रहता है, तो वो वाला मोटा मोटा सेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें इसी को ही डिस्कस करते हैं। और ठीक है, ये हो गया पहले। फिर लिखो विशेषताएं, हो गया विशेषताएं, ये टॉपिक का। देखो पहला पार्ट केवल इसको डिस्क्राइब करना था, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट है कि विशेषता बताओ, दो कोई एग्जांपल देकर, और फिर भारत की जो नीतियाँ पॉलिसी क्या क्या नीतियाँ वो याद करो कि जो बाढ़ से रिलेटेड क्या है। कुछ तो नगर पालिका के स्तर पर होगी, कुछ सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे कुछ जैसे मान लो और कुछ नहीं याद आ रहा तो आपदा प्रबंधन वाला वो भी कर लो उसको, बाकी जो भी अपने एक बार डिस्क्राइब देख लेना, वर्णन कीजिए। और फिर इसी को थोड़ा एग्जामिन कर दो कि कितना ये प्रभावी रह रहा है, और फिर अगर कोई पॉलिसी बोल रहे तो फिर फॉरवर्ड में कुछ अच्छा सा सजेशन दे कंक्लूड करो। इसमें डाटा वाटा की बहुत अच्छी ज़रूरत है, तो इस टाइप में आप 2 क्वेश्चनों को ऐड करो। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि टॉपिक में जो जो सेक्शन है उनको डिस्कस करो। अब की बार मैं ट्राई करूँगा कि एक स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे पहला एक क्वेश्चन था वो हमने स्टेटमेंट बेस्ड था कि ये उन स्रोतों में से एक है, तो हमें पहले कुछ स्रोतों को भी डिस्क्राइब करना, फिर उसको बारे में स्पेसिफिक पूरी जानकारी देनी है कि ये कौन कौन से टाइप में किस तरह से ये इतिहास और कला के स्रोत में एक है। तो मोटा मोटा यही डिस्कशन था, और आपको मेंस आंसर राइटिंग का एक खाका समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डील करना है। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ऐसे कीप वॉच दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई बेस्ट फॉर योर गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच।